हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी, जो कि यूपीएससी और पीसीएस अदर स्टेट सर्विसेज ऑल इंडिया कंपटीशन में ये एक बेसिक फैक्टर काम करता है, जिसके लिए हम 6 to 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज करेंगे। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये सब चीज़ें प्राचीनतम पुरातत्व को जानने के लिए ज़रूरी होती हैं। रशीदा नाम की लड़की है, ये सवाल पूछती है जब ये अखबार पढ़ रही है, तो अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। तो ऐसा उसने सोचना शुरू किया कि ये सब चीज़ें कैसी जा सकती हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो आओ कैसे लगाए पता इसके बारे में जानकारी के लिए। ये जानने के लिए कि क्या हुआ था, ये सब चीज़ें रेडियो, टेलीविज़न और अखबार से हम लोग पढ़ सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसकी भूमिका स्मृति में हो। तो ये सब जानने के लिए काफ़ी स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें पुराने टेलीविज़न है, काफ़ी वो काम आते हैं। नेक्स्ट, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है कि वो लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे घरों में रहते थे और किस प्रकार से उनका जीवन शैली, पशुपालन, कृषि, शासक, व्यापारी, शिल्पकार आदि इन लोगों की लाइफ में ये किस प्रकार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम इसी के स्रोतों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। और उनकी फैमिलियाँ कैसे खेलती थी, कैसे गाने सुनती थी और वो कैसे नाटक देखा करते थे, कैसे गीत गाते थे, ये सब लोग प्राचीनतम औषधों से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आगे से आगे हम चैप्टर वाइज के देखते रहते हैं। लोग कहाँ रहते थे, ये सब चीज़ें हम लोग भारतीय मानचित्र से पता लगेंगे कि 1 लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ पर कुछ लोग संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है कि वो वस्तुओं को इकट्ठा करते थे और अपने जीवन शैली में उसका प्रयोग करते थे। जिसकी संपदा में वो परिचित होते थे, उनका काल प्राचीनतम स्रोतों से प्राप्त होता है। और वे लोग आसपास से जंगलों में जड़ों, फलों, अन्य उत्पादों से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे और जानवर का शिकार भी करते थे। आइए अपन लोग जानते हैं मानचित्र के माध्यम से कि प्राचीन स्रोतों में लोगों की जीवन शैली कैसी थी। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया जो कि उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ियाँ हैं, और यह विंध्याचल क्षेत्र है जो नर्मदा नदी, जहाँ पर लोग निवास करते थे। क्योंकि प्राचीन काल में लोग पानी और खेती की तलाश में नदियों के किनारे बसते थे, वहीं से अपना पशुपालन, जीवन शैली, सांस्कृतिक सब चीज़ों का निर्वहन करते थे। हम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरदर पहाड़ियों का पता लगाते हैं। इस मैप के अंदर हम बताना चाहेंगे आपको कि किरदर की पहाड़ियाँ कहाँ क्षेत्र में स्थित हैं। ये काबुल, जो कि अभी अफ़गानिस्तान, सुलेमान पाकिस्तान का इलाका है, जो एक समय भारत का हुआ करता था। तो उसमें यहाँ के लोग यहाँ की पहाड़ियों के आसपास बसा हुआ करते थे। यहीं से जंगलों के अंदर लकड़ियाँ काटना और उसकी जीवन शैली से अपना जीवन निर्वाह करना था। और लगभग 8000 ईसा पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया गया। कई बार यूपीएससी और पीसीएस ऑप्शन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले मानव ने कौन सी फसलों का उपजाऊपन शुरू किया था। तो फसलें कौन सी हो जाएगी, गेहूं और जौ। आगे चलते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल पशुओं को पालना शुरू किया। ये स्वाभाविक चीज़ है कि जो भी कृषि पशु का पालन काम करते थे, वो कृषि के साथ साथ पशु पालना और उन्हीं से ऊन और मांस, मछली
ये सब चीज़ें अपने कार्यशैली में साथ रखते थे, जिससे उनकी आय का स्रोत भी अच्छा रहता था। ये गांव में रहते थे और एकजुटता में काम करते थे, जबकि उत्तरी पूर्व गारो और भारत की विंध्याचल पहाड़ियों का पता लगाना आपको मैप में हमने लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मैप के अंदर, जिसके बारे में आप लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये अरब सागर है जो कि भारत के दक्षिणी पश्चिम है, और ये बंगाल की खाड़ी जो भारत के दक्षिणी पूर्व के अंदर, और यहाँ पर विंध्याचल पर्वत और ये ब्रह्मपुत्र जो कि गारो घासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर तटीय किनारों पे लोग मछलियाँ व्यापार करते थे और यहीं जंगलों के अंदर अपना जीवन निर्वाह करते थे, और यहीं नदियों के किनारे इनकी जीवन शैली चलती थी। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सिंधु और उसकी सारी नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, अर्थात सिंधु नदियाँ कौन सी थी और कहाँ चलती थी, इसकी सारी नदियाँ कैसे चलती थी, इनके बारे में हमको जानकारी लेनी है। सहायक नदियों का मतलब होता है कि ऐसी नदियाँ जो छोटी नदियाँ थी और बड़ी नदी में जाके मिल जाती थी, उसे सहायक नदियाँ कहा जाता है। लगभग 4700 वर्ष ईसा पूर्व नदियों के किनारे कुछ नगर फला फूला करते थे, अर्थात जो भी गंगा नदी है इसकी सहायक नदियों के किनारे लोग रहा करते थे और यहीं से अपना व्यापार करते थे। धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा होता गया और एक नगर के रूप में स्थापित हो गए थे। और दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंदर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, ये पड़ोसी देशों का मैप के अंदर अपने दर्शाया था। दक्षिणी एशिया एक छोटा महाद्वीप है जिसमें विशालतम बाकी एशिया समुद्रों की पहाड़ियाँ पर्वत बढ़ जाने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, अर्थात एक बड़ा महाद्वीप होता था ताकि पहाड़ियों के माध्यम से कटाव के कारण इसको उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। गंगा इसकी सहायक नदियाँ। गंगा के दक्षिण में इसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध जो कि वर्तमान में अपन बिहार के अंदर ये जनपद है, ये बहुत ही शक्तिशाली था और यहाँ पर कई राजाओं ने राज भी किया और अपनी राजधानी स्थापित की। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से को दूसरे हिस्से की यात्रा भी की, क्योंकि स्वाभाविक चीज़ है कि व्यापारी लोग और बुद्धि विद्वान एक दूसरे के स्थानों पर जाते थे और जानकारियाँ प्राप्त करते थे, अपनी वस्तुएं बेचते थे, तो उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसके अंदर ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्र के कारण उनकी जोखिम भरी यात्राएं हुआ करती थी, जो कि कभी कभी उनके लिए असंभव भी माना जाता था। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं की एक दूसरे का स्थान पे जाया करते थे। प्राकृतिक आपदाओं से जाने का कारण ये था कि कई बार बाढ़ आ जाती थी, लोगों को अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ता था, और कभी कभी लोग राजा महाराजा एक दूसरे के ऊपर युद्ध कर देते थे, जिनकी वजह से विजय हासिल करने के लिए अपना स्थान परिवर्तन करना होता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी अपने कभी भी काफिले के साथ जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु भी एक दूसरे के साथ ले जाते थे, और धार्मिक गुरु जो गाँव में जाके कस्बों में जाकर एक दूसरे का शिक्षा क्षेत्र में अपना कार्य करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता भी यास करते थे, अर्थात कुछ ऐसे लोग भी थे जो प्राकृतिक और अच्छी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक यात्राएं करते थे। चलो नेक्स्ट जानते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर मानचित्र देखो और पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इसी उपमहाद्वीप की सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों की सीमा को पारना आसान तो नहीं है, लेकिन चाह है कि वो एक दूसरे पहाड़ियों को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। एक उनकी जिज्ञासा, अभिलाषा है कुछ नई चीज़ें जानने की, जिससे उनको नई परंपरागत समृद्ध चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। और वे कई सौ वर्षों से लोगों को पत्थरों को तराशने, संगीत करने, यहाँ तक कि भोजन बनाने नए तरीके एक दूसरे को शेयर करते थे। अर्थात जो भी पत्थर तराशने काम होता था और संगीत रचने थी, भोजन बनाने के तौर तरीके थे ना, वो एक दूसरे को शेयर भी करते थे और एक दूसरे के साथ मनोरंजन भी करते थे। ये प्राचीन काल में चला करता था। आगे चलते हैं। देश का नाम। अपने देश नाम इंडिया, जो कि भारत जैसे नामों के
रूप में प्रयोग किया जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान ने पता लगाओ, तो अपन ने ये पहले देखा भी था कि ईरान और यूनान जो कि पश्चिमी एशिया का हिस्सा है, जहाँ पर दजला फरात जैसी नदियों का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर लगभग 25 ईसा पूर्व जो भी ईरानी और सिंधुवासी यूनानी जो सिंधु इलाकों में आए थे, तो इस भूमि को इन्होंने इंडिया प्रदेश नाम से भी बुलाया था। अर्थात जो भी भारत का उत्तरी पंजाब, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान जैसा इलाका, यहाँ के प्रदेश को यूनानिया और ईरानी द्वारा इंडिया नाम दिया गया। आगे, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के रूप में किया जाता था, जबकि वर्तमान अपन भारत नाम से पुकारते हैं। इसका नाम प्रयोग भारत के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी रहने वाले लोगों के समूह में, अर्थात पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों के समूह को भारत नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख संस्कृत का प्रारंभिक 3500 ईसा वर्ष ऋग्वेद में इसका भी उल्लेख मिलता है कि भरत नाम का एक राजा भी हुआ करता था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। और नेक्स्ट, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। इनका एक तरीका है अतीत द्वारा लिखा हुआ पुस्तकों और ग्रंथ को ढूंढना। अतीत की जानकारी के लिए कौन कौन से चीज़ काम आती हैं? अतीत द्वारा लिखी गई पुस्तकें और उसके ग्रंथ को ढूंढना। पुस्तकों हाथ से लिखी हुई होने के कारण इसको पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि किसे कहा जाता है? ऐसी पुस्तकें जिसको लोग हाथ से लिखा करते हैं, उसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को प्रयोग होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। मैन्यूस्क्रिप्ट में मैन्यू शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हाथ से लिखना, अर्थात जो भी हाथ से लिखी जाती थी उसको मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहा जाता था। ये पांडुलिपियाँ ताम्रपत्रों और हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले भ्रुज नामक पेड़ की छाल के विशेष तौर पे भोजपत्र के रूप में लिखी जाती थी। अर्थात ये पांडुलिपियाँ के लिए कौन सा वृक्ष क्या काम में लिया जाता था? भ्रुज। तो ये चीज़ आपको हाईलाइट करके याद रखनी है इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में। आगे नेक्स्ट चलते हैं। इतने वर्षों से इसमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तो कुछ नष्ट कर दी, फिर भी ऐसी कुछ पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। अर्थात इन सब चीज़ों पांडुलिपियों की सुरक्षा की कमी के कारण, कई म्यूजियम की कमी के कारण और प्रशासनिक कमी के कारण कुछ पांडुलिपियाँ खत्म हो गई, लेकिन कुछ पांडुलिपि वर्तमान में भी मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, राजा और कई प्रकार के विद्वानों की जीवन शैली का पता चलता है और कई प्रकार के महाकाव्य, नाटक, कई प्रकार के संस्कृत से लिखे हुए लेख भी मिलते हैं, जो कि एक प्राकृत और तमिल दोनों भाषा में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन भी करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक चीज़ें, प्राचीन चीज़ों को जानने के कारण हम लोगों को अभिलेखों का सहारा लेना भी ज़रूरी होता है। ऐसा लेख या पत्थर, धातु जैसी अपेक्षित कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, जिसे अभिलेख कहा जाता था। कभी कभी शासक, अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। अर्थात राजा महाराजा जब भी अपनी जानकारी और आदेश प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बड़े बड़े पत्रों पर लिखा जाते ताकि जनता उनको देखती रहे, उनका मार्गदर्शन करती रहे, कानून का पालन करती रहे, उसे अभिलेख कहा जाता था। कुछ इस प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिन्हें राजाओं, रानियों सहित कई स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए। अर्थात कुछ ऐसे अभिलेख भी है जो राजा महाराजा ने अपने कार्यशैली का और अपनी जो उपलब्धियाँ उनको भी उखेरा गया। उदाहरण के लिए शासक लड़ाई में अजीत विजय का लेख जोखा भी रखा करते थे। जो भी क्या करते थे, जो भी लड़ाई वगैरह होती थी, अपना उसमें व्याख्यान करने के लिए अभिलेखों का सहारा लेते थे। आगे चलते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतहों पर लिखे जाने वाले क्या लाभ था? इसमें कठिनाई होती या नहीं होती? स्वाभाविक चीज़ें कि कठोर पत्रों पर लिखाने से कठिनाई होती थी, लेकिन वो चीज़ें एक अतीत के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी और उसका प्रयोग आज भी हम लोग काम में लेते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्व कहा जाता है। मतलब जो प्राचीन वस्तुएं जिसके पत्रों पे लिखी हुई पांडुलिपियाँ, ईंटों के द्वारा इमारतें बनी हुई, चित्र, मूर्तियाँ,
जो भी मृतभांड बने हुए उसका जो भी अध्ययन करते हैं उनको कहा जाता है पुरातत्वविद। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों आदि का भी अध्ययन करते थे, जिनकी खुदाई भी करते हैं। इसमें से कुछ पत्थर, पक्की मिट्टी, धातु से भी बने होते थे। अर्थात जो भी प्राचीन टाइम बर्तन बनाए जाते थे तो कुछ पत्थर पक्की मिट्टी से तो कुछ धातु से भी बनाए जाते थे, जो कठोर, जल्दी नष्ट भी नहीं होते थे। पुरातत्वविद जानकारियों जानवरों से, चिड़ियों से, मछलियों से उनकी हड्डियाँ ढूंढ के भी पता लगाया जा सकता है। तो इससे जानकारी उनकी हड्डियों से भी मिलती हैं कि वे कौन से काल में ये चीज़ें पाई गई थी और अतीत में लोग कौन सी मछलियाँ ज़्यादा खाते थे और वो कैसे अपने आप को मुश्किल अवशेष में रूप में काम लेते थे। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में भी बचे रहते थे। ये चीज़ें पुरातत्वविदों को बार बार मिलती रही। आगे चलते हैं, क्या पुरातत्वों ने बहुत कपड़ों का अवशेष मिले होंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। पांडुलिपियाँ और अभिलेखों पुरातत्वों के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो भी प्राचीनतम अभिलेखों की जानकारी प्राप्त करते हैं ना, उसको इतिहासकारों की भाषा में स्रोत कहा जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अर्थात जो भी प्राचीनतम पांडुलिपियाँ ग्रंथ मिलते हैं तो प्राचीनतम सभ्यता की जानकारी के बारे में हमारी रुचि और हमारा रुतबा ज़्यादा हो जाता है। तो ये स्रोत के रूप में जानते थे। नेक्स्ट चलते हैं, इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार, पुरातत्वविद जासूसों की तरह काम करते थे। वो सभी तो वर्तमान में सुराग जानने का प्रयास करते थे कि प्राचीन समय में सभ्यता कैसे चलती, उनका विकास कैसे हुआ था। अतीत एक या अनेक, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में हमने ध्यान दिया कि यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य का की ओर ध्यान दिलाने का क्या गया था, अलग अलग समूह के लोगों के अतीत के बारे में मायने थे। अर्थात बहुवचन के रूप में इसलिए किया जाता था क्योंकि अतीत के रूप में जो भी जानकारी थी वो अलग अलग लोग अलग अलग राय, तथ्य, प्रमाण देते हैं। तो इसके बारे में पशुपालक हो, चाहे कृषक हो, राजाओं महाराजाओं के जीवन, व्यापारियों की, शिल्पकारियों की भाषा, जीवन शैली बिल्कुल भिन्न थी। उनका काम करने का तरीका भिन्न था। जैसा कि वर्तमान में भी व्यापारियों, शिल्पकारियों का काम अलग अलग है। उस समय देश में अलग अलग हिस्सा, लोग अलग अलग व्यापार, अलग अलग रीति रिवाज का फॉलो करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ने, शिकार करने और फूल संग्रह प्राप्त करने में करते हैं। इससे विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करते हैं। इस तरह का भेद अतीत में भी विद्यमान थे, क्योंकि वर्तमान में अंडमान निकोबार में आदिम जनजातियाँ रहती हैं जो कि एक मांस प्रणाली यूज करती हैं, जहाँ पर मछलियाँ और प्राचीन परंपराओं के जैसे भोजन प्रणाली का यूज करते हैं। जबकि बाकी देश के हिस्सों में, उत्तरी भारत के अंदर ज़्यादातर लोग खाद्य पदार्थ, चावल चीज़ उपयोग में खाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद इस प्रकार भी था कि उस समय शासक अपनी बीजों का लोकजोखा करते थे। यही कारण था कि उस समय उन शासकों में द्वारा लकड़ी के माध्यम से स्रोतों और विभिन्न प्रकार की लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का काफ़ी बार जानने के लिए वो लोग अभिलेखों का सहारा लेते थे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, आम आदमी इस चीज़ का लेकर जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि वो लोग अपने जीवन निर्वाह तक की सीमित रहते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उन जीवन को जानने में मदद मिलती हैं, लेकिन इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना अभी भी इतिहासकारों के लिए बाकी है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुम्हें तिथि के विषय के बारे में पूछे तो तुम शायद ही उन तिथि, तरीके, माह, 2000 इसी तरह का आप बताओगे। लेकिन सही तिथि की गणना ईसा मसीह जो ईसा धर्म पर्वत के जो ईसा मसीह थे उनकी तिथि से वास्तविक तिथि की गणना की जाती है, जबकि ईसा मसीह के 2000 वर्ष के बाद ही इनकी गणना की जाती है। ईसा मसीह के जन्म का पूर्व का समय ईसा पूर्व कहला जाती है, जिसको BC यानी बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता है।
और ये लोग प्राचीन काल से तृतीया जाने का उल्लेख प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं इतिहास और तृतीया। अंग्रेजी में बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसका होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पूर्व की तृतीया को बीसी कहा जाता है। कभी कभी तुम तृतीया से पहले एडी यानी एनो डोमिनी शब्द का प्रयोग भी करते हैं। एनो डोमिनी एक लैटिन शब्द है जिसका तात्पर्य है ईसा जन्म वर्ष से, यानी ईसा जन्म वर्ष के समान इनका एनो डोमिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी एडी की जगह सी और बीसी की जगह बीसीआई शब्द का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। तो इस शब्द का सी का अर्थ का कॉमन और बाकी बीसीआई बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग के लिए कॉमन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश इस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, तो इस कारण ये कैलेंडर वर्तमान में एक कॉमन एरर की तरफ काम करने लगा है। जैसे कि अन्य तथ्य हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए। स्वाभाविक चीज़ें कि प्राचीनतम 2500 ईसा पूर्व की जानकारी प्राप्त हैं, तो काफ़ी टाइम का वक्त निकल चुका था। तो इनके कठोर अभिलेखों के माध्यम से उस समय की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते थे। तो उनकी भाषा शैली और लिपियों में बदलाव तो आ चुका है। विद्वान ये कैसे जाने कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसकी लिपि कैसी लिखी है, इसको जानने के लिए विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का काम करते हैं। आइए अज्ञात लिपि के जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तरी अफ्रीका के देश एक मिस्र से मिलती हैं, जो कि 5000 ईसा पूर्व राजा रानी रहते थे। अर्थात मिस्र के जो भी अपन को चीज़ें मिली हुई हैं, जिसको हम लोग जानकारी रूप में ये डायग्राम देखते हैं, ये घोड़े पक्षियों के चित्र, तो इसके बारे में जो भी हैं ये अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी स्रोत काम आते हैं। आगे चलते हैं। मिस्र के उत्तरी तट में रोसेटा नाम का कस्बा है। रोसेटा नाम का कस्बा कहाँ पर है? मिस्र के उत्तरी तट में। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण पत्र मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भाषाओं में लिखे हुए हैं, अर्थात यूनानी मिस्री दो भाषाओं में इसका उल्लेख लिखा गया है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई इस अभिलेखों में राजा रानियों का नाम एक छोटे फ्रेम के रूप में प्रयोग किया दिखाए जाते हैं, जिसे कारतूस कहा जाता है। इस अभिलेखों में जो भी राजा रानी का नाम दिखाया जाता था, उनका जो भी फ्रेम बनाया जाता था, उनको कारतूस नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद विद्वान ने यूनानी मिस्री संकेतों को अलग बगल में रहते हुए मच्छरों के समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि हम नेक्स्ट जानते हैं कि चिड़िया, शेर आदि के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं उपयोगी शब्दों के लिए। ये जो शब्द हैं जो कि एक पुरातात्विक स्रोत जानने के लिए उपयोगी माने जाते हैं, यात्रा है, पांडुलिपि है, अभिलेख है, पुरातत्व है, इतिहासकार है, स्रोत है, अज्ञात लिपि के अर्थ निकालना, ये सब एक प्राचीनतम पुरातत्व साक्षात लेने में एक लोग प्रयोग करते थे। चलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा कि हमने क्लास 6 NCERT क्लास चैप्टर जो कि कब, क्या, कैसे प्राचीनतम स्रोतों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें, क्या उनकी जानकारी वर्तमान में उपयोगी साबित होगी, इसके बारे में हमने डिटेल से जानकारी ली। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको इन चीज़ की आवश्यकता है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा जो UPSC, PCS, अदर ऑल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपका ये कमेंट हमें मोटिवेशन देगा और हम और वीडियो बनाएंगे, और आपके जीवन शैली में हमारा जो भी योगदान है उसके लिए हम लोग आपको थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।